ओके, सो इन द फिक्स्ड एंड कंटिन्यूअस बीम, जो पहले आपने तीन तरह के बीम पढ़े होंगे, सिंपली सपोर्टेड बीम, आपका ओवरहैंग बीम और कैंटिलीवर बीम, तीनों क्या थे? स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर थे। स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर मतलब वो स्ट्रक्चर जो स्टैटिकली इक्विलिब्रियम की जो तीन कंडीशंस है, वो तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। वो तीन कंडीशंस क्या थे ना? समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू 0, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0 एंड मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू 0। अगर तीन अननोन्स है और तीन इक्वेशन के साथ अगर आप सॉल्व कर सकते हैं तो वो स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम है। बट यहाँ पे जो दो स्ट्रक्चर है, दैट इज फिक्स्ड बीम एंड कंटिन्यूअस बीम, दैट वी कांट सॉल्व बाय यूजिंग दिस स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशंस। मींस जो नंबर ऑफ अननोन्स है, नंबर ऑफ अननोन रिएक्शंस है, वो तीन से ज्यादा होंगी। ठीक है। So in this beam, the number of reactions at the support exceeds the number of independent equations of equilibrium. Simple by these beams is said to be statically indeterminate structure. Statically indeterminate means statically equilibrium के जो तीन condition है उसको use करके हम लोग solve नहीं कर पाएंगे. So come to the topic of fixed beam. So a fixed beam is a beam whose end supports are such that the end slope remains zero. That end slope remains zero. क्यों यहाँ पे जीरो होगा ना? यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो ये एक फिक्स सपोर्ट है, ठीक है, ये फिक्स सपोर्ट है। तो फिक्स सपोर्ट में क्या होता है? फिक्स सपोर्ट में ना तो ये वर्टिकली नीचे जा सकता है, ना ये हॉरिजॉन्टल इधर जा सकता है, ना मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट कोई मोमेंट नहीं है। यहाँ पे मोमेंट भी रेजिस्टेंट है, वर्टिकल डायरेक्शन के भी जाने से रोक रहा है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी जाने से रोक रहा है। तो यहाँ पे स्लोप जनरेट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ऐसे करके होगा स्लोप, मीन्स यहाँ पे इस पॉइंट पे स्लोप विल बी 0. So such a beam is called the static beam. तो फिगर 4.1 shows, मतलब ये 4.1 फिगर है, shows a simply supported beam AB carrying an external load system, that is W1 and W2. Obviously, as the beam bends, slope IA and IB will occur at the ends A and B. मतलब ये जो दोनों स्लोप आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे दोनों स्लोप ये और ये दोनों स्लोप है। तो ये जो स्लोप IA and IB दोनों नाम दिए हैं, ठीक है, will occur in this point. If this slope should be prevented, it is necessary to apply end couples of certain definite magnitude in the appropriate order. तो बोल रहे कि दोनों एंड पे जो स्लोप जनरेट हो रही है, स्लोप को अगर रोकना होगा तो वहां पे एंड कपल्स देने होंगे। एंड कपल्स देने का मतलब वहां पे मोमेंट प्रोवाइड करनी होगी। अगर वहां पे मोमेंट प्रोवाइड किया जाए तो क्या होगा? मोमेंट इज क्या? रोटेशन को रोकेगा। अगर रोटेशन को रोकेगा तो स्लोप विल बिकम ऑटोमेटिकली 0। क्लियर है यहाँ तक? आर्य प्रसाद, रुपेश कुमार महतो, क्लियर है? Yes, sir. So when the ends of the beam are built in, such end moments are automatically developed. So when the ends of the beam are built in, मतलब दोनों end को अगर fixed कर दिया जाए तो such end moments automatically develop. Such end moments are called fixed end moments. ये जो दोनों end में moment generate हो रही है, इनको कहा जाता है fixed end moments. If an end support is not able to provide sufficient restraining or reacting moment, some slope will be produced at the support. अगर ये जो फिक्स्ड एंड पे मोमेंट है, ये जो फिक्स्ड एंड में मोमेंट है, तो ये जो फिक्स्ड एंड में मोमेंट है, इफ एन एंड सपोर्ट इज नॉट एबल टू प्रोवाइड सफिशिएंट रिस्ट्रेनिंग और रिएक्टिंग मोमेंट, तो सपोर्ट एंड में जो मोमेंट जनरेट हो रही है, वो जो लोड हो रहा है बीम के ऊपर जो लोड आ रहा है, उससे जो मोमेंट जनरेट हो रहा है उसको अगर प्रॉपरली रेजिस्ट नहीं कर पाए तो वहां पे थोड़ा बहुत स्लोप जनरेट होगा। ठीक है, रिएक्टिंग मोमेंट सम स्लोप विल बी प्रोड्यूस, क्योंकि वो जीरो नहीं हो रहा है। लोड के चलते जो स्लोप जनरेट हो रहा है और सपोर्ट के चलते जो रेजिस्टेंस आ रही है मोमेंट का, वो दोनों इक्वल और बराबर नहीं है, और दोनों बराबर नहीं है तो वहां पे कुछ स्लोप होगी। But if there is absolute fixity at the support, the support will remain 0. ठीक है, but if there is absolute fixity at a support, the slope at the support will remain 0. अगर एब्सोल्यूट फिक्सिटी होगा तो वहां पे सपोर्ट 0 हो जाएगा, मतलब जो एंड मोमेंट है अगर वो प्रॉपरली उसको काउंटर कर पाए तो वहां पे स्लोप 0 हो जाएगा। सो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते क्या? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर अ फिक्स्ड बीम कैसे बनता है ये? क्योंकि आपको वहां पे भी आपने जब एसएफडी बीम भी किया होगा, सिंपली सपोर्टेड बीम का, या आपने कैंटिलीवर बीम या ओवरहैंग बीम, वहां पे भी आपने एसएफडी बीम भी बनाई होगी, बनाई है कि नहीं बनाई?
बनाई होगी ना। तो Yes, यहाँ sir. तो यहाँ पे भी आपको फिक्स्ड बीम के लिए भी आपको एसएफडी और बीएमडी बनानी होगी। अब यहाँ पे तरीका क्या है, क्योंकि वहां पे तो आपको 3 इक्वेशंस होते थे स्टैटिकली इक्विलिब्रियम के, और वो 3 इक्वेशन को सॉल्व करके आप लोग सॉर्ट आउट कर लेते थे, बट यहाँ पे तो ऐसा है नहीं। यहाँ पे जो नंबर ऑफ अननोन्स है वो ज्यादा है। So figure 4.2 shows a fixed beam AB carrying an external load system. ये एक बीम है जहां पे ये दोनों लोड लग रहे हैं W1 and W2 A and B. Let V and BV be the vertical reactions at the support A and B. ये दोनों सपोर्ट है A और B. Let MA and MB be the fixed end moments. ये ठीक है, दोनों एंड पे दोनों फिक्स सपोर्ट है तो दोनों एंड मोमेंट जनरेट कर रहे हैं MA and MB. The beam may be analyzed in the following two stages. In the following stage. अब इसको एनालाइज कैसे करते हैं, आपको ये डायग्राम कुछ दिख रहा होगा, नहीं कुछ समझ आ रही होगी, मुझे पता है। जब भी आपको फिक्स्ड बीम को सॉल्व करना होगा, आप लोग एक क्या बोलते हैं, जो सुपरपोजिशन थ्योरम होती है उसको अप्लाई करेंगे ना। सुपरपोजिशन थ्योरम कैसे अप्लाई करेंगे? सुपरपोजिशन थ्योरम ऐसे अप्लाई करेंगे कि उस बीम को दो पार्ट में, दो हिस्सों में, दो टुकड़ों में तोड़ देंगे। एक बार सोचो, एक बार थोड़ा दिमाग लगाओ। ये एक फिक्स बीम है, ठीक है। अब फिक्स बीम में क्या क्या सपोर्ट होता है? ये वर्टिकली नहीं जा सकता, ये हॉरिजॉन्टली नहीं जा सकता, यहाँ पे मोमेंट नहीं हो सकता। इस एंड में भी वही होगा ना। ये ये वर्टिकली डाउनवर्ड नहीं जा सकता, तो सॉरी हाँ जो भी है ना, ये हॉरिजॉन्टली जा सकता है ना, यहाँ पे मोमेंट हो सकता है, ठीक है। तो इसको अगर मैं तोड़ दूं दो हिस्सों में, ठीक है, इस बीम को अगर मैं तोड़ूं दो हिस्सों में, थोड़ा सोच के बताना ऐसे तोड़ सकते हैं क्या? इसको पहले एक सिंपली सपोर्टेड बीम मान लिए, ठीक है, ये इधर एक हिंज सपोर्ट दे दिए और इधर एक रोलर सपोर्ट दे दिए, ठीक है, ये एक रोलर सपोर्ट दे दिए, और ये हो गया, और प्लस यहाँ पे एक बीम ले लिए जिनके दोनों साइड से दो मोमेंट लग रहे हैं, ठीक है। अब थोड़ा सोच के बताओ तो कि इस बीम को ऐसे तोड़ सकते हैं क्या? इस ऊपर वाले बीम को ऐसे दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं क्या? यस सर, तोड़ सकते हैं ना सीताराम पॉल? क्योंकि क्या किया, यहाँ पे भी 3 रिएक्शन था, अगर इन दोनों को जोड़ दोगे तो यही आ जाएगा, ऊपर वाला बीम आ जाएगा। बस उसको तोड़े हैं दो पार्ट में। अब तो दो पार्ट में तोड़ने से क्या हो गया, देखो अब ऊपर वाला बीम एक सिंपली सपोर्टेड बीम बन गया, जिधर एक है हिंज सपोर्ट और एक है इधर है रोलर सपोर्ट। अब इस बीम का तो इसी डिग्मेंट में आसानी से निकाल सकता हूँ। इस बीम का सिंपली सपोर्टेड हो गया तो मैं तो उसका बेंडिंग मोमेंट आराम से निकाल सकता हूँ। यस इजी कैलकुलेशन होगा सर, इजी कैलकुलेशन होगा। अब एक खुद सोचो, ठीक है। अब ये फिक्स बीम पहले दिया हुआ था आपको, और यहाँ पे मान लो कि ये लेंथ था इसका L, ठीक है, ये लेंथ थी इसकी L, और यहाँ पे सेंटर पे एक पॉइंट लोड लग रहा था W, एक सेंटर पे पॉइंट लोड लग रहा था W, ठीक है, यहाँ तक ठीक है? बोलो यहाँ तक ओके? हाँ ओके। तो पॉइंट लोड लगा W, तो अगर ये सिंपली सपोर्टेड बीम होगा और यहाँ पे पॉइंट लोड लगे W, तो इसका बेंडिंग मोमेंट कैसा हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा, एक ट्रायंगल टाइप से, जहाँ पे सेंटर पे ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा, ये कुछ होता है आपका WL/4, है ना? WL/4, यस सर, यही होता है, ठीक है। अब लोड के लिए तो यहाँ कर दिया, और यहाँ पे क्या बचा? लोड को तो यहाँ ले लिए हैं। अब यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे दोनों साइड से दोनों मोमेंट बचे हुए हैं। अब दोनों मोमेंट, अगर मान लो ये मेरा कॉपी है, ठीक है, ये मेरा बीम है, ठीक है। अब ये बीम एक फ्री बीम है, अब दोनों साइड से दोनों रोटेशन लग रहे हैं, ठीक है, दोनों साइड से दोनों रोटेशन लग रहे हैं, तो क्या हो गया, ये ऊपर आ जा रहा है ऐसे करके बेंड हो गए, यही तो हो रहा है ना? ऐसे हो रहा है कि नहीं? ये ऐसे, हाँ? तो यहाँ पे भी तो दोनों एंड को नीचे से, यहाँ से एक मोमेंट लग रहा है, यहाँ से एक मोमेंट लग रहा है, ठीक है। तो दोनों इसको उठाने की कोशिश करेगा, तो ये ऐसे यहाँ से उठेगा और पूरा स्ट्रेट रहेगा, क्योंकि दोनों इक्वल है, दोनों साइड का मोमेंट। तो ऐसे ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो? बनेगा ना? यस सर। अब अगर दोनों ऐसे बनेंगे, अब क्या किए थे मैंने पहले इस बीम को दो हिस्सों में, दो टुकड़ों में तोड़ दिया था। अब फिर जोड़ देता हूं, अगर इसको जोड़ दूंगा इसके साथ, तो क्या आ जाएगा, इसके ऊपर ये जोड़ दिया मान लो ऐसे करके, ठीक है, और फिक्स दोनों एंड पे सपोर्ट लगा दिया, तो ये होगी इसकी बीएम या बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये होगी इसकी बीएमडी। समझ आई क्या? बताओ।
समझ आया? यस सर। तो यहाँ पे भी जो किया गया है, यहाँ पे भी वही किया गया है। देखो यहाँ पे क्या किया ना, दोनों पॉइंट लोड लगा दिए। मैंने आपको सिंपल तरीके से समझाने के लिए एक पॉइंट लोड लेके आपको समझाया पहले। यहाँ पे दोनों लोड दे दिए W1 एंड W2, ठीक है। अब इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अगर इसको सिंपली सपोर्टेड बीम मान लो, इसको बोलते हैं फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, जिसको सिंपली सपोर्टेड बीम मान के करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे बनेगा, अगर W2 is greater than W1, if W2 is greater than W1, so this will be the bending moment diagram. ये तो थर्ड सेम की चीज है, ये फोर्थ सेम की जो भी है। यस सर। हाँ, अब यहाँ पे दोनों मोमेंट लग रहे हैं। मैंने क्या कहा कि W2 is greater than W1, मैंने क्या कहा, W2 is greater than W1, W2 is greater than W1। तो W2 is greater than W1 मतलब W2 ज्यादा है। अगर W2 ज्यादा है तो B पॉइंट के पास है W2, तो यहाँ पे मोमेंट भी ज्यादा होगा इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट पे मोमेंट भी कम होगा, क्योंकि ये तो रेजिस्टिंग मोमेंट है ना। लोड कम हुआ तो रेजिस्टिंग मोमेंट का वैल्यू भी कम, लोड ज्यादा हुआ तो रेजिस्टिंग मोमेंट की वैल्यू भी ज्यादा। क्लियर है? क्लियर है? बताओ Yes, आर्या, आर्या प्रसाद, सीताराम, रवि कुमार, क्लियर है? यस सर। चलिए, यस। तो ये कुछ ऐसे बनेगा जैसे मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन रेक्टेंगल क्यों बनाया था मैंने, क्योंकि यहाँ पे एक ही लोड लग रहा था और एक लोड दोनों साइड में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, तो ये तो मैंने इक्वल रेक्टेंगल बना दिया था। बट यहाँ पे W2 ज्यादा है तो यहाँ पे B पे मोमेंट ज्यादा होगा, तो ऐसे करके एक इंक्लाइंड लाइन बना। अब क्या किया है कि जब ये फिक्स्ड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मतलब बस मोमेंट के लिए बनाया गया, और ये फ्री सपोर्टेड कंडीशन या सिंपली सपोर्टेड कंडीशन, उसके लिए फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना गया, दोनों को ओवरलैप कर दिया, तो ये वाला चीज आ गया। अब ये वाला जब चीज आ गया तो यहाँ पे देखो कि अब एक चीज खुद सोचो, ठीक है। ये माइनस प्लस दिख रहा है आपको, माइनस प्लस, ये माइनस प्लस ये सब कहां से आया? यस सर। पूछो। तो ये माइनस प्लस इसलिए आया, देखो सिंपली सपोर्टेड बीम था और ये वाला केस पहले देखो, ठीक है, जो मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है, जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया उसको देखो। ये सिंपली सपोर्टेड बीम था, इसके ऊपर मैं इसको अगर फोन को चढ़ा दूं पॉइंट लोड की तरह, तो ये क्या कर रहा है, ये ऐसे करके बेंड हो जा रहा है, हो रहा है ना। ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, मैंने बीच में एक पॉइंट लोड लगाया तो ऐसे करके वो ये फ्लेक्सिबली नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। यस सर। अब ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये क्या, ये सैगिंग मोमेंट है, ये सैगिंग मोमेंट है, दिस इज सैगिंग मोमेंट, इसी को ना सैगिंग मोमेंट बोलते हैं बाबा। यस सर। यस है ना। और ये हो गया आपका हॉगिंग मोमेंट, है ना। तो ये तो सैगिंग मोमेंट हो रहा है ऐसे करके। अब जो ये दोनों साइड से जो मोमेंट लग रहे हैं, जो दोनों मोमेंट लग रहे हैं, ये क्या, इसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं ऊपर की तरफ, ऐसे करके, ऐसे करके इसको ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, है। तो अगर ये ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये सैगिंग मोमेंट, ये हॉगिंग मोमेंट, तो सैगिंग को अगर मैं माइनस मानूंगा, सॉरी इसको मैं अगर माइनस मानूंगा तो हॉगिंग को प्लस मानूंगा, या सैगिंग को मैं पॉजिटिव मानूंगा तो हॉगिंग को मैं नेगेटिव मानूंगा। यही तो होता है हमारे स्ट्रक्चर पे, है ना। अगर सैगिंग मोमेंट को मैं अगर नेगेटिव मानूंगा तो हॉगिंग को पॉजिटिव मानूंगा। बोलो कोई डाउट है तो? यस सर। कोई डाउट है तो बोलो। नो सर। कोई डाउट नहीं है, चलो। तो इसको भी ऐसे बनाया गया, इसको नेगेटिव पॉजिटिव क्यों, क्योंकि दोनों को अगर ओवरलैप कर दोगे, मैं यहां दिखाता हूं, ठीक है, अगर इसको ऐसे ओवरलैप कर दिया जाए, ठीक है, मेरा थोड़ा ये पेन नहीं है उतना अच्छा, इसलिए ऐसे टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, ठीक है, ऐसे करके। तो ये जो पार्ट है, ये हॉगिंग वाला पार्ट जो नीचे से मोमेंट उठा रहा है, इसको अगर मैं पॉजिटिव मान लूं तो इसको नेगेटिव मानूंगा, तो ये वाला पार्ट को अगर मैं पॉजिटिव मानूंगा, इसको पॉजिटिव, तो इसको नेगेटिव मानूंगा। जो इसके एरिया से बाहर है, देखो वही क्या है, जो इसके इन दोनों के जो ये क्रॉस सेक्शन हुआ, ये जो पॉइंट है जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज कर रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है या पॉजिटिव से नेगेटिव आ रहा है, जहाँ बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज करता है, तो दिस पॉइंट
से वो बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज कर रहा है, तो उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। सर ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। तो यहाँ पे ये एक पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर हो गया और ये एक दूसरा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर हो गया। ठीक है, ये दोनों पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर हो गए। ठीक है, so let us consider the effect of the, वही चीज लिखा है ma mb, let b be the reaction, so suppose mb is greater than ma, तो वही चीज मैंने आपको कहा ऊपर कि जब w2 is greater than w1, so then mb will be greater than mb will be greater than the ma। ठीक है, तो यहाँ पे एक डेरिवेशन है छोटा सा। क्या डेरिवेशन है? आपने इस इक्वेशन को तो पढ़ा होगा, बेंडिंग इक्वेशन, e I d square Yes, y sir. by dx square equal to m। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिया है? यहाँ पे रिजल्टेंट मोमेंट लिया है mx माइनस m डैश x। हाँ आर्या प्रसाद, कोई डाउट है तो बोलो। आर्या प्रसाद, रवि कुमार मेहरा, कोई डाउट है? सीताराम पॉल, नो सर। कोई डाउट नहीं है? समझ आ रही है? हाँ यस सर, अब तक तो आ रहा है सर। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका इक्वेशन है। अब यहाँ पे mx माइनस mx डैश क्यों लिया है? क्योंकि दोनों मोमेंट को जैसे हम अलग अलग सिंपली सपोर्टेड बीम जब माने, तो उस मोमेंट को अगर mx माना और अगर जो मोमेंट के थ्रू, मतलब जो बस फिक्स्ड मोमेंट के थ्रू जो मोमेंट जनरेट हुआ, उन दोनों का जो बेंडिंग मोमेंट है, उन दोनों को मतलब रिजल्टेंट लिया। रिजल्टेंट क्यों लिया? क्योंकि पहले ही बताया कि ये अगर सैगिंग है, ये अगर हॉगिंग है, तो एक प्लस होता है एक माइनस होता है, तो इसीलिए प्लस माइनस का जो रिजल्टेंट है वो ये हो गया आपका रिजल्टेंट मोमेंट। ठीक है, सो इसको इंटीग्रेशन किया है। ठीक है, इंटीग्रेशन 0 टू l के बेसिस पे, क्योंकि जो लेंथ है उसका वो l लेंथ है, तो 0 से लेके l के बीच में, तो इसको अगर सॉल्व किया जाता है इंटीग्रेशन को, बस इसको सॉल्व किया है। सो एरिया ऑफ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इज द एरिया ऑफ द फिक्स्ड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, मतलब फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और फिक्स्ड। ये एक कंक्लूजन है यहाँ से, कंक्लूजन को ध्यान रखना। कंक्लूजन क्या है मैं पीडीएफ दे दूंगा क्लास के बाद। सो एरिया ऑफ फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इक्वल टू द एरिया ऑफ द फिक्स्ड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, मतलब जो सिंपली सपोर्टेड बीम बना के जो आपने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ किया और मतलब जो फिक्स्ड एंड मोमेंट को मान के जो आपने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ किया, दोनों का एरिया विल बी इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे एक केस पे आते हैं। ठीक है, तो केस 1, ठीक है, कुछ केसेस देखते हैं। ठीक है, कुछ टिपिकल केसेस जो आपको बाद में जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें काम आएगा फॉर्मूलाज की तरह। सो फिक्स्ड बीम कैरिंग अ पॉइंट लोड एट मिड स्पैन। ठीक है, फिक्स्ड बीम कैरिंग अ पॉइंट लोड एट मिड स्पैन। तो फिगर 4.3 shows a fixed beam AB of span L carrying a point load W at mid span। देख लो पहले डायग्राम। ठीक है, ये है डायग्राम। ठीक है, ये है डायग्राम जहाँ पे ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। ठीक है, पॉइंट लोड लग रहा है, लेंथ है L, इधर L/2 इधर L/2। ठीक है, सो ड्यू टू सिमेट्री द एंड मोमेंट्स MA एंड MB आर इक्वल। सिमेट्री क्यों है? क्योंकि जो स्पैन L है और बीच में लग रहा है, तो दोनों साइड में इक्वली मोमेंट जनरेट होंगे, इसलिए सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। फिगर 4.3 shows the free and fixed bending moment diagram equating the areas of the free and fixed bending moment diagram। दोनों के जो एरियाज है उसको इक्वेट कर दिया जाता है। सो A dash equal to A means this, दोनों का एरिया इक्वल करके। अब दोनों का MA इंटू L कैसे आया और हाफ इंटू L इंटू WL/4 कहाँ से आया ना? अगर ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, थोड़ा सा बताओ आप लोग सोच के कि सिंपली सपोर्टेड बीम है, बीच में पॉइंट लोड लग रहा है, तो ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा ट्रायंगल की तरह, है ना? सर BMD बनेगा सर। हाँ वही जो BMD बनेगा। एक मिनट, सिंपली सपोर्टेड का पॉइंट लोड में सर BMD सर रेक्टेंगुलर बनता है। ऐसे ही बनेगा ना? ऐसे ही बनेगा। हाँ सर। ऐसे ही बनेगा। तो क्वेश्चन में केस में क्या कहा गया? केस में कहा गया है कि फिक्स्ड बीम कैरिंग अ पॉइंट लोड एट द मिड स्पैन। ठीक है, तो फिक्स्ड बीम को क्या करेंगे? पहले सिंपली सपोर्टेड बीम में तोड़ देंगे और एक मोमेंट में तोड़ देंगे, है ना सीताराम? सर तो जब तोड़ लिए
तो बोले ड्यू टू सिमेट्री द एंड मोमेंट्स एम एंड एम बी इक्वल आर इक्वल, क्योंकि अगर सिंपली सपोर्टेड बीम के सेंटर में अगर पॉइंट लोड लगेगा तो दोनों साइड पे जो मोमेंट होगा वो इक्वल होगा, क्योंकि सेंटर पे लग रहा है। तो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, इधर भी L/2 इधर भी L/2, है ना। यस सर। तो ये क्या, जो ये मैंने एक जो ऑब्जर्वेशन लिया, जो यहाँ पे हाईलाइट में मार्क किया, क्या एरिया ऑफ फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इक्वल टू एरिया ऑफ द फिक्स्ड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, दोनों एरिया को इक्वल कर देना है। तो दोनों एरिया को अगर इक्वल कर देना है तो यहाँ पे लिखा है एम ए इंटू एल इंटू हाफ इंटू एल बाई, ये देखते हैं ये कहाँ से आया ना। इसका एरिया क्या है, ये ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल का एरिया कैसे होगा, ट्राइंगल का एरिया, तो ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू क्या होता है, बेस इंटू हाइट। ट्राइंगल का एरिया यही ना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो हाफ इंटू बेस अगर लेंगे तो बेस क्या है, एल है। बीम का लेंथ कितना था, एल था ना, बीम का लेंथ तो एल था, तो ये एल होगा। और हाइट क्या है, मतलब WL/4, WL/4, राइट, WL/4। वेरी नाइस, WL/4। तो ये हो गया इसकी एरिया, इस ट्राइंगल का एरिया। और अगर पॉइंट लोड जब यहाँ पे पॉइंट तो यहाँ से ये आ गया। अब जब ये था, ये फ्री एंड बीम है, दोनों साइड से दोनों मोमेंट लग रहे हैं, सो एम बी इक्वल टू एम ए होगा, क्योंकि सेंटर पे लोड लग रहा है। तो ये एक ऐसे ये बनेगा रेक्टेंगल, जहां पे एम बी इक्वल टू एम ए, एम बी इक्वल टू एम ए, यही बनेगा। तो ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा। अब रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एल इंटू बी। तो नीचे वाला पोर्शन तो एल ही है, लेंथ ऑफ द बीम एल ही है, सो एल इंटू यहाँ पे एम ए ले लो, चाहे इधर का एम बी ले लो, दोनों तो इक्वल ही है, एम ए इक्वल टू एम बी। सो एम ए लिख सकते हैं तो बोलो हाँ, और डाउट है तो पूछो। सर वो तो सिंपली सपोर्टेड का ही तो सर वो आपका सर है BMD है ना सर, वो जो रेक्टेंगुलर बना सर। हाँ, सिंपली सपोर्टेड का वो बीएमडी बना जो रेक्टेंगुलर था। और अगर फ्री एंड पे जो मोमेंट लग रहा है दोनों साइड से, इसका अगर देखेंगे तो दोनों साइड से मोमेंट तो सेम है। अब दोनों मान लो इसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं ऊपर, तो दोनों अगर इसको उठाएगा तो क्या ऐसे ना उठाएगा, सॉरी टेढ़ा बन जा रहा है, एक मिनट। इसको अगर उठाएगा तो कुछ ऐसे ही ना उठाएगा, है? यस सर। तो अगर इसको ऐसे उठाएगा तो ये एक रेक्टेंगल ना बन रहा है ऐसे करके, इसका जो एरिया, जैसे इसका बेंडिंग मोमेंट का एरिया एक ट्रायंगल बन रहा है, तो इसका बेंडिंग मोमेंट का एरिया एक रेक्टेंगल बन रहा है। अब रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ। तो लेंथ तो इसका एल ही है, क्योंकि बीम का लेंथ एल है, और हाइट कितना हुआ, विड्थ, तब ये एम बी या एम ए जो भी है। समझ आया, समझ आया? हेलो हेलो, समझ आया? यस सर। रेक्टेंगुलर कैसे है सर, वो थोड़ा देखो सोच रहे हैं। रेक्टेंगुलर कैसे है, देखो यहाँ पॉइंट लोड, जो ये जो बीम था ये एक फिक्स बीम है, दिख रहा है आपको, ये एक फिक्स बीम है ना सर? Yes, sir. ये एक फिक्स बीम है। अब ये फिक्स्ड बीम है, तो इसको पहले तोड़ दिया सिंपली सपोर्टेड बीम पे, इसको पहले तोड़ दिया सिंपली सपोर्टेड बीम पे। Yes, sir. अब सिंपली सपोर्टेड बीम में इसको तोड़ लिया, तो ये तो इसका सिंपली सपोर्टेड बीम का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक तो क्लियर है। अब आप पूछ रहे हो कि रेक्टेंगल कैसे बना। अब यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे दोनों मोमेंट बचे, एम ए और एम बी, दोनों मोमेंट दोनों एंड पे बचे Yes. एम ए और एम बी। अब एम ए और एम बी इक्वल है, एम ए और एम बी इक्वल क्यों है, क्योंकि एक ही पॉइंट लोड लग रहा है और बीच पे सेंटर पे लग रहा है, सेंटर पे लग रहा है, तो यहाँ पे भी L/2 यहाँ पे भी L/2, मतलब ये एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब एम ए Yes. और एम बी इक्वल है। ठीक है, अब देखो ये मोमेंट क्या करेगा, यहाँ पे ये मोमेंट अगर यहाँ से घूम के ये एरो जो दिख रहा है, ये इसको ऊपर जाने की धक्का मारेगा ऐसे करके, और ये इधर से मारेगा, तो ये ऊपर उठ के नहीं आएगा ऐसे। Yes, sir. तो ये अगर ऊपर उठेगा तो कितना, ये मोमेंट के बराबर उठेगा जितना मोमेंट होगा। तो मोमेंट एम बी या एम ए, उसकी वैल्यू एम ए या एम बी, जो भी मोमेंट यहां से नीचे से लग रहा है वही इसकी वैल्यू होगी, जो नीचे से मोमेंट लग रहा है।
तो ये एक ऐसे रेक्टेंगुलर बना। अब रेक्टेंगुलर बना तो उसका जो एरिया है वो लेंथ इंटू वेड्थ है, तो लेंथ इंटू वेड्थ मतलब MA इंटू L, वही किया है यहाँ पे, हाफ इंटू L इंटू WL/4 जो ट्राइंगल का एरिया, और MA इंटू L इसका रेक्टेंगुलर का एरिया। तो उससे ये मोमेंट की वैल्यू आ गई WL/8, यहाँ से MB की वैल्यू भी सेम आ गई WL/8। ठीक है, यस सर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये WL/8, यहाँ पे ये WL/8 MAMB जो वहां से कैलकुलेट किया, क्योंकि दोनों का एरिया कैलकुलेट कर दिया, मतलब फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम या सिंपली सपोर्टेड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का एरिया इक्वल टू द फिक्स्ड एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। जब दोनों एंड मोमेंट लग रहा है तब उसका एरिया, दोनों को अगर इक्वेट कर देंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे, तो मेरे पास जो फिक्स्ड एंड मोमेंट की वैल्यू है वो आ जाती है। ठीक है, बस इन दोनों को ये कर दिया है, दोनों को सुपर इम्पोज कर दिया है, इसको और इसको, इन दोनों को सुपर इम्पोज कर दिया गया। एसएफडी में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एसएफडी जो सिमेट्रिक बीम के लिए भी जितना होता था, फिक्स्ड बीम के लिए भी उतना ही होगा। एसएफडी में कोई चेंज नहीं होगा। अगर ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और बीच में सेंटर लोड लग रहा है, तब भी तो इसका एसएफडी तो यही बनेगा ना, ये बनेगा कि नहीं बनेगा बोलो? हाँ सर, इसमें जितना भी सर हम लोग डायग्राम बना रहे हैं सर, रेक्टेंगुलर और ट्रायंगुलर, तो इसमें सब हम लोग रेफरेंस लाइन के ऊपर ही बना रहे हैं सर। क्या क्या दोबारा पूछो सर, इसमें से हम लोग BMD जो बना रहे हैं WL/8, तो जो सर आपका रेक्टेंगुलर जो बनाया है सर, तो दोनों हम लोग सर रेफरेंस के ऊपर ही बनाए हैं नीचे, लेकिन सर इसमें जो रेक्टेंगुलर जो होता है सर नीचे तरफ होता है ना सर, साइन कन्वेंशन के अनुसार। एग्जैक्टली देखो यहाँ पे क्या लिया है, यहाँ पे ये पॉजिटिव लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको? रुको मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब यहाँ पे पॉजिटिव दिख रहा है आपको? यस यस सर। और यहाँ पे नेगेटिव दिख रहा है आपको? तो मैंने ऊपर में क्या कहा था कि एक सैगिंग मोमेंट जनरेट करता है और एक हॉगिंग मोमेंट जनरेट करता है। तो सिंपली सपोर्टेड बीम पे पॉइंट लोड लग रहा है, तो वो क्या करेगा, ऐसे नीचे की तरफ बेंड करेगा, ऐसे करके ऐसे करके। तो ये क्या, ये सैगिंग मोमेंट है, ऐसे सैगिंग मोमेंट है। तो अगर सैगिंग मोमेंट को इन्होंने पॉजिटिव माना है, तो ये जो नीचे से जो अब मूवमेंट आ रहा है, तो ये क्या करेगा, ये ऊपर की तरफ धकेगा, तो ऐसे करके कुछ बनेगा, या ऐसे करके कुछ बेंडिंग मोमेंट का शेप बनेगा, है ना, कर्व ऐसे कुछ आएगा। तो ये क्या है, ये हॉगिंग है। तो अगर सैगिंग को अगर इन्होंने पॉजिटिव माना है, तो हॉगिंग तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव, अब पॉजिटिव और नेगेटिव को मैं अगर सुपर इम्पोज करता हूं, ये देखो ये पॉजिटिव और नेगेटिव को सुपर इम्पोज किया हूं, तो ये जो ट्रायंगल का जितना एरिया है, ट्रायंगल का जितना एरिया है, ये तो पॉजिटिव एरिया है, ट्रायंगल का अपना एरिया पॉजिटिव एरिया है। यस सर। है ना आर्या, सीताराम पॉल? यस सर। और इसका जो रेक्टेंगल का एरिया, ये तो माइनस एरिया है। तो ये देखो, ये रेक्टेंगल का एरिया जहां ट्रायंगल से निकल गया, तो ये नेगेटिव पे आ गया, ये नेगेटिव दिख रहा है। और जब ट्रायंगल के अंदर का एरिया है, तो ये पॉजिटिव है। क्लियर हुआ? यस सर। क्लियर हुआ? यस सर। तो अब एसएफडी का जो कंसेप्ट है, एसएफडी जो सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए जैसे एसएफडी का कैलकुलेशन करते थे, यहाँ पे भी एज इट इज सेम वही सेम कैलकुलेशन करनी है एसएफडी के लिए। ठीक है, एसएफडी में शेयर फोर्स डायग्राम में ये जैसे पॉइंट लोड लग रहा था, क्योंकि शेयर फोर्स किसके लिए है, फोर्स के लिए है। ठीक है, तो वहां पे जो फिक्स्ड एंड मोमेंट लग रहा है उसका कोई काम है ही नहीं, तो शेयर फोर्स जितना लग रहा है उसके लिए, जो सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए जैसे इस तरह का एक शेयर फोर्स डायग्राम होता था, यहाँ पे भी वही सेम ही होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव पे आएगा शेयर फोर्स। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखो, ठीक है, यहाँ पे जो स्लोप निकाली है, ठीक है, देखो यहाँ पे मैं रिपीट करता हूँ, ड्यू टू सिमेट्री द रिएक्शंस VA एंड VB इक्वल टू इक्वल, मतलब जो शेयर फोर्स है दोनों इक्वल है, सो VA इक्वल टू VB इक्वल टू W/2, मतलब जो सिंपली सपोर्टेड बीम केस में होता था वही होगा। सो नाउ द शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर द बीम कैन बी इजीली ड्रॉन। ठीक है, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एट एनी सेक्शन AC डिस्टेंस फ्रॉम X फ्रॉम द एंड A BM इज गिवन बाय, ठीक है, अब यहाँ का एक छोटा सा डेरिवेशन है। ठीक है, तो
यहाँ पे ये जो फिक्स बीम है, यहाँ पे स्लोप कैसे होगा? यहाँ पे तो स्लोप होगा नहीं, एकदम शुरू में फर्स्ट पैराग्राफ में हमने बात किया कि स्लोप विल बी 0, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि मोमेंट रेस्टिंग मोमेंट है, तो यहाँ पे इसको स्लोप कर्वेचर बनाना ही है देगा, तो कुछ ऐसे करके बनेगा। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो अब देखो इसका इस एंड पे तो स्लोप रहेगा ही नहीं, ऐसे करके आएगा कुछ, क्योंकि इन दोनों पॉइंट पे तो स्लोप 0 है, इन दोनों पॉइंट पे तो स्लोप 0 है, ठीक है। अब मैक्सिमम जो स्लोप वो मिड पॉइंट पे बनेगा। ये देखो यहाँ पे ये पॉइंट लोड लग रहा था, पॉइंट लोड लग रहा था सी, तो इसके लिए यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे स्लोप है क्या? यहाँ पे तो स्लोप 0 है, स्लोप एंगल ही नहीं बन रहा है। यहाँ पे भी स्लोप 0 है, यहाँ पे एंगल ही नहीं बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे YC, यहाँ पे क्या है? ये है जो डिफ्लेक्शन एट द सेंटर पॉइंट, डिफ्लेक्शन एट द सेंटर, तो ये डेरिवेशन है छोटा सा, कुछ है नहीं। तो YC इक्वल टू, ये थोड़ा सा ये सब याद रखिएगा, ठीक है। द डिफ्लेक्शन फॉर अ सिंपली सपोर्टेड बीम एट द सेंटर, ये इतना, और जब ये फिक्स बीम हो जाता है, इट मे बी नोटेड दैट फॉर अ सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग अ पॉइंट लोड W एट द मिड स्पान, द सेंट्रल डिफ्लेक्शन इज WL3/48 EI। ये तो आपको पता है, अगर सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर एक पॉइंट लोड लग रहा है तो उसका मैक्सिमम जो डिफ्लेक्शन होगा वो क्या होगा? WL3/48 EI। बट जब वो फिक्स्ड बीम है तो उसके लिए WL3/192/EI मींस 1/4 ऑफ द डिफ्लेक्शन ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम। मतलब सिंपली सपोर्टेड बीम में जितना मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होता है उसका 1/4 डिफ्लेक्शन होता है फिक्स्ड एंड बीम पे। एक मिनट, हाँ सर, इसका नंबर, अच्छा ठीक है, ठीक, इशरत परवीन था ना, ठीक ठीक। एक मिनट, ठीक है। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। तो ये आज केस 1 तक ही देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे केस 2 से शुरू करेंगे, ठीक है। फिक्स बीम कैरिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड W। आज तो पॉइंट लोड का देखें, कल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड W से देखेंगे, ठीक है। कि जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड मतलब ये लगता है यूडीएल लगता है, तब उसके इसमें कैसे होता है, ठीक है। आज 1 मिनट बचा भी है और क्लास का, ओके। Yes sir, thank you. Yes, sir. So today I am ending this session. I hope you enjoyed all. Thank you, sir. Yes. Okay, thank you.